वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज गौरव। वेलकम टू केमिकल वंडर्स। तो बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास +1 की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो 2 मार्क्स के होंगे बच्चों। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आपकी स्क्रीन के ऊपर। यूज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड कंपेयर द मैग्नेटिक बिहेवियर एंड बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द O2 माइनस एंड O2 प्लस। ऑक्सीजन की बात हो रही है बच्चों। ऑक्सीजन आपको बता दूं मैं 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। पहला पॉइंट तो ये मैं मान के चल रहा हूं कि आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आती है। नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, मैं एक दिन उसके ऊपर भी पार्टिकुलर एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए, एक है आपके पास O2 नेगेटिव, एक है O2 प्लस। मैं बात करता हूं O2 प्लस की और यहां बात करूंगा मैं O2 नेगेटिव की। तो बच्चों, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? तो देखिएगा आपको पता है O2 के अंदर जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 10 होते हैं और O2 प्लस के अंदर सॉरी, और एंटी बॉन्डिंग के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 होते हैं। डिवाइड बाय 2 करूंगा 2 से। इसका फॉर्मूला आपको लिखवा देता हूं। इसमें क्या होगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और डिवाइड बाय आपका रहता है 2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5/2 और इक्वल टू रहने वाला है 2.5। यहां पर क्या होगा, O2 नेगेटिव के केस में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपके सेम रहेंगे 10, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वो हो जाएंगे 2, क्योंकि यहां पर एक नेगेटिव चार्ज भी है। नेगेटिव का मतलब उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आया क्या 3 डिवाइड बाय 2 और यहां पर बच गया 1.5। तो देखिए बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है, 2.5 का है और 1.5 O2 नेगेटिव का कम है। तो इसको लिखेंगे कैसे बच्चों, कुछ पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है वो लिखवा देता हूं मैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, जो बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी लगेगी बच्चों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, आपके बॉन्ड ऑर्डर के। लिखेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जिन बच्चों को नहीं आता मैं वो रिवाइज भी कराऊंगा एक बार। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बोलेंगे बच्चों, टू बॉन्ड ऑर्डर। पहला पॉइंट तो आप ये याद रखिएगा, टू बॉन्ड ऑर्डर। इसको मैं पॉइंट में लिखवा रहा हूं, पहला पॉइंट, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, एंड इसके बाद लिखवा रहा हूं सेकंड पॉइंट, जो पैरामैग्नेटिक, यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट की बात भी हो रही है, सॉरी मैग्नेटिक बिहेवियर की बात हो रही है। दो तरह का हम जनरली पढ़ते हैं, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। ठीक है, एक में अट्रैक्ट करता है, एक में रिपेल करता है। पैरामैग्नेटिक में वो रिपेल अट्रैक्ट करेगा और डायमैग्नेटिक में वो रिपेल करता है। तो लिखेंगे पैरामैग्नेटिक जो करेक्टर होता है, ठीक है बच्चों, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर। पैरामैग्नेटिक करेक्टर वो किसके ऊपर डिपेंड्स करेगा, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कि आपके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मैं लिखवा इसलिए रहा हूं बच्चों क्योंकि कुछ बच्चों की डिमांड थी, सर हमें लिखना नहीं आता कि लाइन कैसे बनाते हैं, तो वो लाइन भी आप लोग यहां से नोट्स बना सकते हो। थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, आप देख ही सकते हो कि O2 प्लस का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो ज्यादा है, इसलिए इसकी क्या होगी, डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। यहां पर आप डिसोसिएशन एंथैल्पी भी बोल सकते हो। O2 प्लस हैज हाई, क्या लिखेंगे, डिसोसिएशन एनर्जी, डिसोसिएशन एंथैल्पी वर्ड भी आप लोग यूज कर सकते हो, हाई डिसोसिएशन एंथैल्पी बच्चों, ठीक है ना। एंड बोथ आर पैरामैग्नेटिक, अभी मैं डायग्राम दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। एंड बोथ आर पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक यहां से ही पता लग जाता है कि पूरा पूरा डिवाइड होता तो डायमैग्नेटिक होता, ठीक है ना। इतना क्लियर हुआ। तो देखिए बच्चों, यहां से आपको डायग्राम मैं दिखाता हूं। ये कुछ डायग्राम है, ये डायग्राम है O2 का है खाली। नीचे आप देख सकते हो ये 1s का मैंने नहीं बनाया क्योंकि वो कॉमन होता है, ठीक है ना। ये 1s इसमें दोनों तरफ होगा, ऊपर बॉन्डिंग होगा, एंटी बॉन्डिंग होगा, नीचे क्या होगा, बॉन्डिंग होगा, ठीक है ना। ये दोनों फिलअप होते हैं। अब देखिए नीचे वाले बॉन्डिंग और आपके ऑर्बिटल हैं, ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग है। तो मैं नीचे का काउंट करूंगा 2 यहाँ पर है, ये कितने 4, ये कितने 6 और यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 हो गए। तो टोटल आपके बॉन्डिंग में कितने 10। अगर मैं बात करूं O2 प्लस की, तो आप ये इलेक्ट्रॉन एक घटा देंगे तो कितने बनेंगे, 2 यहां से काउंट करेंगे एंटी बॉन्डिंग के, ये कितने हो गए 4, और यहां पर कितने बने, अगर मैं प्लस की बात करूंगा तो इनमें से एक काउंट करना है तो ये 5 हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं O2 नेगेटिव की तो 2 तो ये काउंट होंगे ही, 2 ये 4 और यहाँ 2 6 ऑलरेडी है, एक जो माइनस के नाम का लिखा जाता है एक्स्ट्रा, तो कितने हो जाएंगे 7।
तो ये था बच्चों O2 का डायग्राम। और याद रखना ये 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का है। अगर मैं 14 और 14 से कम वालों की बात करूं तो उसमें पाई 2px और पाई 2py ये नीचे आ जाएगा और सिग्मा 2pz इससे ऊपर चला जाएगा। इतना क्लियर? नहीं क्लियर हुआ तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं इस टॉपिक को स्पेशली एक वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल सा है। ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ जिनोन डाइफ्लोराइड एंड द नेम ऑफ द ज्योमेट्री का नाम भी बताना है। आपको बता दो बच्चों, जिनोन, देखिए जिनोन का सिंबल क्या है, Xe। कौन सी कैटेगरी से आता है? बिल्कुल ग्रुप 18 से आता है। सीरीज आपको याद रखनी चाहिए। हीना, नीना और करीना की जेरोक्स कौन है भाई? रानी मुखर्जी मान के चलो। और ये ग्रुप 18 है, तो आपको पता है लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? आपको 8 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 4, और क्या करूंगा बच्चों, हाँ, और एक इधर, कितने हो गए? 2 2 4 और 2 इधर, 2 2 4 2 6, एक 7 रखिए, 8 हो गया। इतना क्लियर? तो देखिएगा इसमें क्या करेंगे, एक फ्लोरीन मैंने इधर जोड़ दिया, एक फ्लोरीन मैंने इधर जोड़ दिया, और एक लोन पेयर हमारे पास यहां बच गया, एक लोन पेयर यहां, एक लोन पेयर यहां, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या नोटिस किया कि जो सेंट्रल एटम है, इसको मैं लिखवाऊंगा कैसे, कि जो सेंट्रल जिनोन एटम है उसने क्या बनाया, आप देख सकते हो। फ्लोरीन ने जस्ट अपनी वैलेंसी पूरी करी है, क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपको पता है कितना होगा, 9, और इसके पास होंगे 2,7। एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बॉन्डिंग करेगा, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हो जो सेंट्रल जिनोन है बच्चों, कौन है? तो सेंट्रल जिनोन है, ये क्या कर रहा है, एटम हैज 2 बॉन्ड पेयर, यहाँ एटम हैज, इसने 2 क्या बनाए हैं बच्चों? 2 बॉन्ड पेयर बनाए हैं, और 3 लोन पेयर हैं इसके पास, 2 बॉन्ड पेयर एंड 3 लोन पेयर, 3 lone pairs of इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात करूंगा। और हाइब्रिडाइजेशन की मैं बात करूं बच्चों, अगर इसकी, आप इसके सिग्मा और लोन पेयर काउंट कर लो। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं लाइन, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए कोई तामझाम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। +1 में हो इसलिए आपको करना पड़ सकता है, वरना आप क्या करोगे, सिग्मा बॉन्ड और खाली लोन पेयर काउंट कर लो। सिग्मा बॉन्ड हमारे पास 2 है, लोन पेयर 3 है, तो 5 आता है। और 5 के लिए हमारे पास जो क्या बोलेंगे जियोमेट्री होगी इलेक्ट्रॉन की, वो क्या होगी? टीबीपी। आपको पता है टीबीपी का मतलब ट्राइगोनल बाया पिरामिडल है, बाया पिरामिडल। मगर बच्चों अगर मैं मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की बात करता हूं तो उसमें आप बोलोगे लीनियर है। कैसी है? लीनियर, क्योंकि ये सब छुप जाता है, हम लोग बॉन्ड पेयर को काउंट करते हैं उसमें, तो क्या होगा, लीनियर इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री आएगी। इतना समझ आया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके पास कि व्हाई डज बेंजीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि बेंजीन इतना प्यारा सा है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों शो करता है, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों शो नहीं करता, या फिर इसको क्या दिक्कत आती है। सबसे पहले मैं बेंजीन का स्ट्रक्चर यहां ड्रॉ करूंगा बच्चों। बेंजीन आपको कुछ ऐसा नजर आएगा, ठीक है। इसके अंदर मैंने 3 पाई इलेक्ट्रॉन बनाए हैं बच्चों। कितने? 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 पाई बॉन्ड बोलूंगा, इलेक्ट्रॉन तो 6 बन जाएंगे। इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 पाई जो पाई बॉन्डिंग कर रहे हैं। अब पाई बॉन्डिंग होने के कारण बच्चों इसके ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, ठीक है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो बेंजीन है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। तो इसीलिए बच्चों अगर इसके पास कोई इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है और दूसरी तरफ से कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब ये खुद इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, इसलिए कोई भी इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर आसानी से अटैक कर सकता है। ये एरो हालांकि मैंने गलत बनाया है, बोलने में आता है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है, ठीक है, मगर एरो हमेशा बच्चों इस तरह बनाओगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ। न्यूक्लियोफाइल आपको पता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगी, रिपल्शन हो जाएगी, ये कभी अटैक नहीं करेगा। इतनी बात समझ में आया? मैं रिपीट कर देता हूं, बेंजीन हमारा खुद इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इसलिए किसी भी नेगेटिव दूसरे नेगेटिव के ऊपर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन रहने वाली है। इसलिए ये आपका नेगेटिव रिच स्पीसीज किस पे, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज किस पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे करेगा। इसी बात को अगर मैं लिखवाऊं बच्चों, तो लिखने में क्या लिखोगे, देखो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, क्या लिखेंगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, बेंजीन जो है, बेंजीन आपका बिहेव कर रहा है एज अ रिच सोर्स किस चीज का बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स का है।
ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इतनी बात समझ में आई। 10 और इस प्रकार ये क्या करेगा, बीइंग इजली, और इसलिए इसके ऊपर कोई भी क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर पाएगा। बीइंग इजली अटैक्ड बाय, हम बोलने में लिखते हैं बच्चों अटैक्ड बाय, मगर एक्चुअल में ये खुद अटैक करता है। अटैक्ड बाय रिएजेंट, अटैक्ड बाय रिएजेंट, ठीक है ना। डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स, इन इलेक्ट्रॉन्स। मैं अब बाकी आंसर नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूं बच्चों, देखिएगा क्या लिखेंगे, डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स के बाद लिखोगे बच्चों आप, हाँ बस इतना लिखोगे, उसके बाद लिखोगे आप क्वेश्चन में से उठा लेंगे कि बेंजीन, हेंस बेंजीन अंडरगो, राइटिंग थोड़ा इशू रहता है बच्चों, नोटपैड में लिखने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको पता होना चाहिए, इसमें क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता है, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो गया बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। देखो बच्चों, अगर कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर एक पार्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, इन सल्फर एस्टिमेशन, ठीक है ना, ये हमारे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस आ गया है। सल्फर का एनालिसिस करना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि 0.157 ग्राम दिया है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उसमें से हमें बैरियम सल्फेट ने, हाँ बैरियम सल्फर दिया है कितना, 0.4813 ग्राम, ये टोटल है बैरियम सल्फेट। बैरियम सल्फेट के अंदर हमें 0.4813 ग्राम क्या मिला है, सल्फर मिला है। इसकी हमें परसेंटेज बतानी है सल्फर की इस कंपाउंड के अंदर। तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों। बैरियम का एटॉमिक नंबर पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। बैरियम का एटॉमिक नंबर 137 के अराउंड होता है, एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या करोगे आप, वेट निकालोगे, किसका, वेट ऑफ सल्फर, जो कि आपको याद होना चाहिए, फर्स्ट 20 का आपको याद रखना पड़ता है। नेक्स्ट आपको दिया जाता है, इस क्वेश्चन में दिया नहीं गया, उसके लिए माफी चाहूंगा, मैं लिखना भूल गया हूँ। वेट ऑफ सल्फर होता है आपके पास 30 एटॉमिक मास यूनिट, या फिर आप इसको ग्राम पर मोल भी लिख सकते हो, खाली ग्राम में लिखोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है ना। वेट ऑफ सल्फर कितना दिया, 32 एटॉमिक मास दिया है। तो बैरियम सल्फेट का दिया होता है बच्चों, बैरियम का 137.4 समथिंग दिया होता है। तो मैं टोटल बता दूं आपको, बैरियम प्लस सल्फर प्लस ऑक्सीजन का वो आता है 233, कितना आता है, 233 म्यू हम इसको लिखेंगे, जो कि क्या है, एटॉमिक मास यूनिट है बच्चों। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए जो वेट होगा सल्फर का वो निकालना है कंपाउंड के अंदर। वेट ऑफ सल्फर जो होना चाहिए वो होना चाहिए या होगा 32 डिवाइड बाई कितना, 233, और हमें मिला कितना है, इतना मिला है कंपाउंड से 0.4813। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालूंगा, वो कितने में से निकालनी है, इतने में से निकालनी है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसी को ले लेता हूं मैं, 32 डिवाइड बाय 233 मल्टीप्लाई 0.4813 और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, हमें दिया बच्चों 0.157 और परसेंटेज के नाम का मैं कर दूंगा मल्टीप्लाई 100। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, रिपीट कर देता हूं, फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। देखिए एटॉमिक मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास, ठीक है ना, गिव मल्टीप्लाई गिवन मास डिवाइड बाय, और ये कंपाउंड का मास और मल्टीप्लाई परसेंटेज, परसेंटेज के नाम का 100। ये आपके पास इसका फॉर्मूला बन जाता है। अब आप मुझे इसका कमेंट में इसका आंसर बताओगे, क्लियर है। मैं आइडिया दे देता हूं, आपका आंसर आना चाहिए 40% से लेकर 50% के बीच में। हालांकि मैंने 10% का डिफरेंस बता दिया है, इतना नहीं आना चाहिए, ठीक है, इसके बीच में आंसर आपका आना चाहिए, ये आपके लिए मैंने छोड़ दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। Why Zeldal method is not suitable for some nitrogen containing compounds? What are they? तो बता दूं बच्चों, जेल्डल मेथड क्या होता है, नाइट्रोजन डिटेक्शन में काम नहीं आता, क्योंकि कौन से ग्रुप में काम नहीं आता, कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो आंसर में देखिएगा क्या होगा बच्चों, जो आपका जेल्डल मेथड है इसको लिखेंगे क्या, ये आपका नाइट्रो ग्रुप में काम नहीं आता और एजो ग्रुप में काम नहीं आता, और ऐसे नाइट्रोजन की भी डिटेक्शन नहीं करता जो रिंग में प्रेजेंट है, ठीक है ना। जेल्डल मेथड कैन नॉट बी
यूज्ड फॉर नाइट्रोजन डिटर्मिनेशन ऑफ कंपाउंड्स, नाइट्रोजन को डिटरमाइन करने में काम नहीं आता। और वो कौन से कंपाउंड है नाइट्रोजन के? ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है बच्चों, हैविंग के बाद लिखेंगे उन ग्रुप्स का नाम। हैविंग अ नाइट्रो ग्रुप, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? नाइट्रो ग्रुप बच्चों, NO2 ग्रुप आप बोल सकते हो बॉन्ड लगा के। और क्या बोलेंगे? एजो ग्रुप, एजो ग्रुप आपका N2 को ही बोलते हैं बच्चों, नाइट्रोजन नाइट्रोजन में बॉन्ड होता है, ठीक है ना। और कौन सा बच गया भाई आपका? एक बचता है नाइट्रोजन, कौन सा नाइट्रोजन? जैसे प्रेडीन में होता है, ठीक है, नाइट्रोजन प्रेजेंट इन रिंग। अगर आपका नाइट्रोजन ऐसा मॉलिक्यूल बना रहा है जिसने रिंग बना रखी है, प्रेजेंट इन रिंग्स, ठीक है ना। एक पॉइंट और लिख लेंगे, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ये वाले नाइट्रोजन है, कौन कौन से? नाइट्रो ग्रुप का नाइट्रोजन, एजो ग्रुप का नाइट्रोजन, और वो नाइट्रोजन जो रिंग में प्रेजेंट है वो आपके नहीं कन्वर्ट होते किसमें? अमोनियम सल्फेट के अंदर, ठीक है। एज द नाइट्रोजन, लिखेंगे इस लाइन को, एज द नाइट्रोजन, ठीक है ना, ऑफ दीज कंपाउंड्स, ऑफ दीज कंपाउंड्स, आगे क्या आएगा बच्चों? कैन नॉट बी कन्वर्टेड, कैन नॉट बी, पेन बड़ा करके देखते हैं, कैन नॉट बी कन्वर्टेड, तो ज्यादा बड़ा हो गया, वापिस चलते हैं, कैन नॉट बी कन्वर्टेड किसमें? टू अमोनियम सल्फेट, टू अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए, नहीं पता तो मैं लिख देता हूं, NH4 को अमोनियम, अमोनिया बोलते हैं, सॉरी NH3 को अमोनिया और NH4 को अमोनियम, प्लस चार्ज होता है तो इसलिए इसकी वैलेंसी +1 रहती है और ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। और बाद में लिख देंगे अंडर द कंडीशन ऑफ दिस मेथड, जो इस मेथड की कंडीशन है, अंडर द कंडीशन, ये आपका आंसर बन जाता है इनकेस आपके एग्जाम में अगर आता है, अंडर द कंडीशन ऑफ दिस मेथड। राइटिंग बच्चों नोटपैड में लिखने में इशू होता है, थोड़ा सा आप लोग मैनेज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का है। ए 100 वाट बल्ब एमिट कर रहा है मोनोक्रोमेटिक लाइट जिसकी वेवलेंथ है आपके पास 400 नैनोमीटर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड बाय द बल्ब, कि बल्ब जो क्या निकालना, हमें फोटॉन्स निकालने हैं, ठीक है, उस बल्ब के द्वारा जिसकी आपको वेवलेंथ दे दी गई है। सबसे पहले तो आपको पावर पता होनी चाहिए। सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों? पावर ऑफ द बल्ब कितना दिया है भाई? 100 वाट दिया है, 100 वाट दिया है। 100 वाट को आप क्या लिखोगे? 100 जूल पर सेकंड लिख सकता हूं बच्चों मैं, 100 जूल पर सेकंड। ये इसका मतलब होता है 1 वाट किसके इक्वल होती है? आपको पता ही होगा 1 जूल पर सेकंड के इक्वल है। इस लाइन को आप थोड़ा अंडरलाइन करके लिखेंगे क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब सिंपल सा है, एनर्जी जो है ऑफ 1 फोटोन की मैं निकालूं और उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, E इज इक्वल टू H, ये न्यू होता है, ठीक है, जिसको फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है C बाई लैम्बडा, हम इसको लिखेंगे, ठीक है ना। H की वैल्यू आप लोग को पता है, नहीं पता तो सुन लीजिएगा, 6.26 इंटू 10 की पावर कितना होगी? -34, और यहां लिखा मैंने जूल सेकेंड, इतना समझ आया। C आपका होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट जिसकी वैल्यू है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। बच गया क्या आपके पास? लैम्बडा बचा है जिसकी वैल्यू दी है 400 नैनोमीटर, ठीक है बच्चों। नैनोमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 10 की पावर -9 मीटर से, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो। फेम्टो तक तो एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिएगा, मैं अगर एनर्जी निकालूं यहां से तो ये फॉर्मूला, अब जो नया फॉर्मूला बनेगा इस वैल्यू को मैं यहां पर एनर्जी के अंदर पुट करूं तो आपके पास आएगा HC डिवाइड बाय लैम्बडा, ठीक है। यहां से मैंने फॉर्मूला उठाया, हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चों। फॉर्मूला क्या लिखा मैंने? E इज इक्वल टू HC बाय लैम्बडा। H की वैल्यू देखिएगा बच्चों 6.626 इंटू 10 की पावर -34, और यहां लिखा जूल सेकेंड, ठीक है। मल्टीप्लाई लिखूंगा 3 इंटू 10 की पावर 8, क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ठीक है ना। और नीचे लिखेंगे हम 400 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 मीटर। अच्छा, पर सेकंड से पर सेकंड काट देंगे, मीटर से मीटर। अब बच गया क्या आपके पास? वो देखिएगा 6.26 इंटू, ये देखिए बच्चों, मैं इसको ना एक काम करता हूं, थोड़ा राउंड ऑफ में करके चलते हैं हम। 6.6 है तो मैं इसको
6 पॉइंट खाली 6 ही ले लेता हूँ, 6 को मैं रिप्लेस कर देता हूँ यहाँ, और ये है 10 की पावर माइनस 34, ये है मल्टीप्लाई 3 इंटू 10 की पावर 8, और ये 10 की पावर माइनस 9 को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 हो जाएगा, और डिवाइड बाय में रहने वाला है 400। ठीक है ना, चाहो तो आप 400 को एक काम करते हैं, 6.6 डिवाइड बाय 4 मैंने लिखा, ठीक है, और ये हो गया 10 की पावर माइनस 34, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 की पावर मैं ऊपर लेके जाऊंगा -2, क्योंकि 400 है, मल्टीप्लाई 100 करूंगा, 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 2, और जब 10 की पावर 2 को ऊपर लेके जाऊंगा तो वैल्यू आपकी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। अब देखिए 10 10 10 बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, 6.6 डिवाइड बाय 4, ठीक है, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 34, और क्या करेंगे माइनस का 2 प्लस का 8 और ये आपका प्लस का 9। अब बच्चों आपका काम है इसका आंसर सॉल्व करना, और आंसर आपका आएगा जूल में, ठीक है ना, इतनी सी कैलकुलेशन आप लोगों ने करनी है, और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताओगे। चलो चलें आगे, आगे क्या होगा मैं आंसर चलो मैं ही बता दूं क्योंकि जरूरत पड़ेगी आगे। आंसर आपका आना चाहिए 4.9 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल आएगा, ये 19 है बच्चों। अब आपको निकालना नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने के लिए पावर जो है वो होती है n मल्टीप्लाई एनर्जी, ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ, शायद स्क्रीन में ना दिखे तो नेक्स्ट पेज पे मैं लिख देता हूँ, पावर इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई ई। अब पावर आपको दी है 100 वाट, ठीक है, n आपको निकालना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने हैं ना, एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता ही है 4.9, लिखेंगे इसको खाली 4.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 जूल, तो n क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई, देखो मैं 10 की पावर माइनस 19 उधर लेके जाऊंगा तो प्लस का 19 हो जाएगा, और डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा 4.9। आप इसको राउंड ऑफ करके 5 भी ले लोगे तो n इक्वल टू 100 डिवाइड बाय मैं 5 ले लेता हूं मल्टीप्लाई 10 की पावर 19। अब आप लोग मेरे को क्या करोगे इसका आंसर बताओगे, ठीक है ना बच्चों, इतना समझ आया भाई। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, स्क्रीन के ऊपर क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी बाय रिएक्टिंग डाइल्यूट HCl, ग्रेनुलेटेड जिंक को मैंने HCl में डाला, ठीक है, आपको वॉल्यूम बताना है, हाइड्रोजन गैस इस हाइड्रोजन का वॉल्यूम बताना है, कितनी हाइड्रोजन गैस निकलेगी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। अगर मैं 32.65 ग्राम लेता हूं जिंक का और उसकी रिएक्शन करवाता हूं HCl के साथ, ठीक है, और आपको पता है 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाई कितना 22.7 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। तो सबसे पहले मैं आंसर कैसे लिखूंगा, रिएक्शन के साथ, जिंक लिखा HCl, और आपको पता है यहां पर सिंपल सी बात है, मेटल व्हेन रिएक्ट विद एसिड इट फॉर्म साल्ट, साल्ट क्या होगा जिंक क्लोराइड, एंड एवोल्यूशन ऑफ विच गैस हाइड्रोजन गैस, ये याद रखेंगे, जिंक आपका सॉलिड फॉर्म में होगा, HCl एक्वस फॉर्म में होगा, ठीक है ना, और जिंक क्लोराइड फर्दर आपका एक्वस फॉर्म में होगा, बैलेंस करेंगे यहाँ Cl2 है तो यहाँ 2 आ जाएगा हाइड्रोजन, ये हो जाएगा। अच्छा इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, इसके आगे 1 है, इसके आगे 1 है, तो आप बोल सकते हो 1 मोल ऑफ जिंक प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, या मैं कहूं जिंक का एटॉमिक मास कितना है 65.4, ये लिख सकता हूं मैं, ग्राम पर मोल जो आपके पास जिंक है वो आपको 1 मोल ऑफ H2 गैस प्रोड्यूस करके देगा एट STP पे, तो आपको पता लग जाएगा 22.4 लीटर गैस आपको प्रोड्यूस करके दे रहा है, या मैं कहूं 65.4 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा 22.4 लीटर आपको गैस प्रोड्यूस करके देगा। अगर मेरे को निकालना है 1 ग्राम का तो कितना आ जाएगा बच्चों, आप इसको 1 ग्राम पर मोल लिखो या 1 ग्राम लिखो, बराबर है बच्चों बात, तो हो जाएगा 22.4, ठीक है ना, इसको नेक्स्ट पेज में सोल्व करेंगे हम। तो क्या होगा बच्चों 1 ग्राम जो है वो सोल्व आपको दे रहा है 22.4 और डिवाइड बाय में आपका चला गया 65.4, ठीक है ना। अब मेरे को निकालना कितने का एक बार चेक कर लेते हैं, निकालना बच्चों आपको 32.65 का है, तो आंसर में क्या आएगा, अगर 32.65 का निकालोगे तो 22.4 मल्टीप्लाई में करना पड़ेगा 60.5.4 और यहाँ आ जाएगा 32.65। अब देखिए ये अप्रोक्सीमेट कहीं ना कहीं डबल है, तो मैं इसको डायरेक्ट काट देता हूँ 1/2 पे, आएगा तो 2 पॉइंट समथिंग, तो आप राउंड ऑफ भी करके चलेंगे बच्चों, क्योंकि हम बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव में आपको थोड़ा एक्यूरेसी पे जाना होता है, ठीक है। तो 2 1 जा 2 और ये 11.2 पे चला गया, तो आपका आंसर कहीं ना कहीं 11.2 लीटर आपका आंसर आएगा एट STP पे, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना STP की बात हम जरूर करेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर हमें मेंटेन करना होता है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
चलो अच्छा बच्चों, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन में इशू है या आपको समझ नहीं आया तो आप पहले वीडियो को पॉज करके रिपीट करिएगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है ना। लास्ट में मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भी बताऊंगा। अच्छा, क्वेश्चन आपका डिफाइन ऑक्सीडेशन नंबर की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो ऑक्सीडेशन नंबर एक नंबर होता है जो एक एटम को दिया जाता है किसी मॉलिक्यूल के अंदर कि उसने कितने इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। समझ आया? रिपीट कर देता हूं। ऑक्सीडेशन नंबर एक नंबर होता है जो एक पार्टिकुलर एटम को दिया जाता है मॉलिक्यूल के अंदर कि उस एटम ने उस मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। तो इसकी डेफिनेशन की डिमांड अगर करोगे तो लिखूंगा an oxidation number is a number। क्या है बच्चों? इज एक नंबर है, ठीक है। असाइन, जो असाइन किया गया है, असाइन टू एटम्स, एटम्स को इन मॉलिक्यूल के अंदर, इन मॉलिक्यूल के अंदर या मॉलिक्यूल्स के अंदर टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, टू शो द जनरल डिस्ट्रीब्यूशन, टू शो द जनरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये सिंपल सी डेफिनेशन आप लोगों ने लिखनी है बच्चों। फॉर एग्जांपल K2Cr2O7 में आपको क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। तो बच्चों देखिए बहुत सिंपल सा है, मैं सिखा भी देता हूं। पोटेशियम की फर्स्ट 20 की वैलेंसी, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए इफ यू आर अ केमिस्ट्री स्टूडेंट, ठीक है ना। तो मैंने पोटेशियम को मान लिया x, कितने x है मेरे पास, यहाँ पर 2x होगा क्योंकि सॉरी x तो हमें क्रोमियम का लेना बच्चों। पोटेशियम की कितने हैं, 2 हैं। वैलेंसी आपको पता है +1 में होती है। सारे के सारे आइटम आपको प्लस करने हैं, कई बच्चे गलती से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रोमियम कितना 2, क्रोमियम कितने हैं तो x, क्योंकि हमें इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो हमें इसकी वैलेंसी नहीं पता। तो प्लस ऑक्सीजन का 7 और यहाँ पर ऑक्सीजन आपकी -2 में है। अब ये चार्ज इसके ऊपर कुछ नहीं है तो इक्वल टू में 0। बच्चों जितना चार्ज होता है माइनस है तो यहाँ माइनस की वैल्यू लिखते, अगर चार्ज प्लस में होता तो यहाँ प्लस लिखते, अभी कुछ नहीं है तो 0। तो ये 2 + 2x माइनस क्या हो गया 14। तो मैं लिख सकता हूँ 2x माइनस का 12, क्योंकि 14 में से 2 निकालेंगे तो -12 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू प्लस का 6 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का फॉर्मूला और मेथड होता है, ऊपर डेफिनेशन दी गई है। इतना समझ आया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा ही सिंपल आ गया। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग, एक सॉल्यूशन बनाया है क्या ऐड करके 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए नाम का कोई सब्सटेंस है 18 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर, इसकी मास परसेंटेज निकालनी है सोल्यूट की। तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन कुछ नहीं है, एक 2 नंबर में आ सकता है सोल्यूट, ये दिया है सॉल्वेंट, और दोनों के मिलने से आपको पता है क्या मिलेगा, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ये दिया है 2 ग्राम, ये दिया है 18 ग्राम, तो आपका सॉल्यूशन कितना होगा भाई, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आपका सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, 20 ग्राम होगा। कितना होगा 20 ग्राम होगा। इज इट क्लियर? अब आपको मास परसेंटेज निकालनी है किसकी, ए की। बिल्कुल वही है जैसे आप परसेंटेज अपने स्कोर के निकालते हो। फॉर्मूला मैं लिख सकता हूं यहाँ, मास ऑफ ए डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई में 100। तो बिल्कुल सिंपल सा है बच्चों, 2 डिवाइड बाय कितना करेंगे 20, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 100, और ये 5 से करेंगे 25 जब 100 होता है तो आपका आंसर आ गया 10%। तो ये था बच्चों आज की क्लास में। आई थिंक आगे क्वेश्चन नहीं है, 9 ही क्वेश्चन की एक छोटी सी पीपीटी है। तो अगर इन क्वेश्चंस में आपको कोई इशू है, डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं संभाल लूंगा, ठीक है ना। और बच्चों क्या है, नेक्स्ट डे में कुछ 9 से 10 क्वेश्चन फिर लेके आऊंगा, क्योंकि अगर ज्यादा क्वेश्चन बनाऊंगा तो वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। कर दे क्लास को बंद। चलो भाई आज की क्लास के लिए इतना काफी है।